Hello everyone, welcome to MBA Karo. So this part 2 of our Snap Most Expected Questions series, and today we are going to discuss questions on quantitative aptitude. Now quantitative aptitude is the make or break section because अगर क्वांट लेंदी आ जाता है तो स्नैप में आपको काफी चैलेंज हो जाता है क्योंकि इंग्लिश आप बहुत जल्दी कर लेते हो 5 से 6 मिनट इधर यू नो और यू डू नॉट नो। ठीक है, रीजनिंग में भी कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जो इजीली हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो थोड़े से अगर आपको कॉन्सेप्ट कवर्ड नहीं है तो ट्रिकी लग सकते हैं। बट क्वांट में क्या है कि क्वांट में स्पीड मैटर करती है और स्नैप ओवरऑल स्पीड बेस्ड एग्जाम है। सो क्वांट की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो स्नैप टाइप के होते हैं और किस तरह से उन्हें फटाफट किया जा सकता है, राइट? If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to our channel to get the best content for all MBA examinations. You name it, we have it. आप कोई एग्जाम के नाम लोगे हमारे पास हर एग्जाम का कंटेंट मिल जाएगा और काफी रेलेवेंट एग्जाम का कंटेंट रहता है। ठीक है, काफी जगह क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि यार स्नैप का है, कैट का लेवल का करा दिया, राइट? ऐसा नहीं है, जो स्नैप में आता है हम उस तरह का कंटेंट कराते हैं। एनमेट में भी बहुत बच्चों ने कहा कि जो क्रिटिकल रीजनिंग हमने कराई थी एग्जैक्ट उस तरह की आई थी। तो हमारा जो एग्जाम रिसर्च है वो बहुत डीप रहता है। मैं खुद सारे एग्जाम देता हूँ तो मुझे पता है कि किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहती है। तो हर तरह की आपको रेलेवेंट कंटेंट हमारे चैनल पे मिल सकता है। सो प्लीज डू जॉइन अस एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो। और हम स्नैप के डेली टारगेट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी लिंक है, उसमें आपको हम डेली 20 क्वेश्चंस देते हैं। तो आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो और आपको हम ग्रुप पे ऐड कर देंगे जहां से आप ये डेली टारगेट्स प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्नैप में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं वो आपको करने जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि कैट अलग है, स्नैप अलग है, इंग्लिश में काफी अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? और वी हैव मॉक्स फॉर स्नैप आल्सो व्हिच आर टेकन बाय thousands of students and we have very relevant snap mocks. We provide 20 mocks. ठीक है, तो if you want to practice for snap and want to enroll in our mocks, you can check the link which is given in the description of this video. Okay, so let's start with the first question without wasting any time. A wholesaler trader mixes two types of tea leaves costing 320 per kg and 480 per kg in the ratio 5:3. He sells the mixture at 450 per kg. What is his profit percentage? ठीक है, हमें profit percentage निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रोसेस बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। देखो, सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अगर ये 320 480 है तो इसे 32 48 ले लो। 32 48 और ये कितना मिला रहा है 5:3। तो सपोज ये 5 kg हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 kg हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 इंटू 5 160 और 48 इंटू 3 144। ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 304। ठीक है, 304 टोटल कॉस्ट हो गई। अब पर केजी कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये तो टोटल कॉस्ट हो गई। टोटल कितना था? 8 kg था। 8 kg 304 का है, तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 3 सा 24 6 64 38। तो बेसिकली 380 पर केजी का हमारा मिक्सचर बन गया। अब 380 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और इसे सेल कितने पे करना है? 450 पे। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 7/38। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस है। एक तरीका होता है कि मतलब आप इसको 38 की टेबल से आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे। ये दूसरा एक तरीका बताता हूँ कि जैसे मतलब ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है, विद प्रैक्टिस यू कैन मास्टर इट। इस पे कुछ वीडियोस भी बनाए फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स पे। अब 38 अगर मैं देखता हूँ कि 38 को आप लेट्स से 2 टाइम्स करते हो। ठीक है, सारे ऑप्शंस कितने हैं? 10 की रेंज में, लाइक 14 15 16 18, राइट? तो एक तो है कि आप 38 की टेबल से डिवाइड कर रहे हो। दूसरा आप देखो कि 38 इंटू 2 कितना होता है? 76 होता है। ठीक है, तो 20% होता तो 76 होता। ठीक है, 38 का 20% इज 7.6। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इससे कितना कम करना है हमें? 0.6 कम करना है। ठीक है, और 38 का 20% 7.6 है, तो 2% कितना होगा? 0.76। ठीक है, तो ये 2% से कम है।
तो ये सोचने का तरीका होता है कैलकुलेशन तेज करने का। अगर आप 38 से डिवाइड टेबल जानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2.2% कम करोगे तो मतलब हमें 0.76 घटाना पड़ता, बट हम 0.6 ही घटा रहे हैं। दैट मीन्स हम ये 2% से कम हमें रिड्यूस करना है, तो मतलब हमें 18 से ज्यादा आना चाहिए। तो 18 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, 18.4%। मतलब ये सोचने का तरीका। अगर हम इससे 0.7.6 से 0.76 कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, या फिर इसको थोड़ा और सिंपल वे में ले लेते हैं, डेसिमल में नहीं जाना, तो आप 70/380 जो एक्चुअल वैल्यू है वो कर लो। अगर 20% लोगे 380 का तो 76 होगा, और अगर इससे 2% सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 7.6 आएगा। तो मतलब वो 70 से छोटा हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे 18% लेते हैं तो 18% जो है हमारा वो 70 से कम हो जाएगा, पर हमें 70 बनाना है तो 18% से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो हमारा आंसर 18.4 हो जाएगा। वरना आप चाहो तो 38 की टेबल लिख के कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी promises to build a road in 150 days employing 270 वर्कर्स। तो 270 वर्कर्स थे। अब क्या हो गया कि आफ्टर 75 डेज ओनली 45% ऑफ द रोड इज कंप्लीटेड। 75 डेज में 45% हो गई। ठीक है, अब इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग, टोटल वर्क ले लेते हैं 270 इंटू 150। वो टोटल वर्क नहीं है, वो हमें टारगेट था कि 150 डेज में करना है, 270 वर्कर्स हमारे काम कर रहे थे। ठीक है, टू फिनिश ऑन टाइम दे इंक्रीज्ड डेली वर्किंग आवर्स फ्रॉम 8 to 10। तो डेली वर्किंग आवर्स हमारे बढ़ा दिए। हाउ मेनी वर्कर्स मस्ट बी रिमूव्ड। अब आप सोचोगे यार वर्कर्स रिमूव क्यों करना है, हमें तो ज्यादा काम करना है, राइट। तो ये भी कंसिडर करो कि द नंबर ऑफ द वर्किंग आवर्स हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो हो सकता है हमें वर्कर्स कम भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, पहले क्या था कि 45% ही हो पाए, 50% नहीं हो पाए, पर वर्किंग आवर्स वर लेस, तो हम वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए तो हो सकता है हमें वर्कर्स कम करने पड़े। ठीक है, अब इसके कैसे करना है, देखो वर्क होता है, वर्क इज मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। मैन या फिर वुमेन मतलब चिल्ड्रन, वर्क फोर्स इंटू डेज इंटू आवर्स। ठीक है, अब क्या है, दो वर्क हो रहे हैं, एक वर्क वन एक वर्क टू। ठीक है, रेशियो ले लेते हैं, दो वर्क हो रहे हैं, पहला वर्क कितना हो रहा है 45% हो रहा है, और दूसरा वर्क हो रहा है हमारा 55%। ठीक है, अब वर्क वन कितना है, मैन डेज आ रखता हूँ, यहाँ पे कितने लोग थे 270 थे। डेज कितने लगे 75 लगे, और आवर्स कितने लगा रहे थे 10 आवर्स पर डे। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या है, एन नंबर ऑफ पीपल है, हमें नहीं पता। ठीक है, इनटू 75 डेज ही हो रहा है, और कितना आवर्स हो रहा है 10 हो रहा है, तो 75 तो ऐसे ही कट जाएगा। ये आपका हो गया 9/10, 9/11। हमें एन निकालना है, तो एन इधर ले आओ, एन यहाँ ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका 270 इंटू, ये भी ऐसे रिड्यूस कर लो, 27/8 हो गया, और ये 9/3 हो गया। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो 3/8 एंड 11 विल कम हियर, दैट इज 11। तो 24/11, 24/10 इज 240 प्लस 24 264, तो हमें 264 वर्कर्स चाहिए। इसका मतलब है वी आर रिड्यूसिंग बाय 6। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटरप्रेन्योर बोरोस 4 लाख, पार्ट ऑफ इट 4 लाख है, पार्ट ऑफ इट एट 9% सिंपल इंटरेस्ट एंड रेस्ट एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। आफ्टर 2 years his total interest liability is this, how much did he borrow at compound interest। ठीक है, अब इसका दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जो आप फॉर्मूला लगा के करते हो, टिपिकली फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम ये करेंगे, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है। तो लेट अस से हम कहते हैं कि x रुपीज उसने कंपाउंड इंटरेस्ट में डाले, और फिर कितना बच गया 4 लाख माइनस x, ये हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे गया, ये सिंपल इंटरेस्ट पे गया। ठीक है, फिर आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो, टोटल इंटरेस्ट निकालोगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, x p r प्लस 1 प्लस r बाय 100, 12/100 रेज टू द पावर t माइनस x कर दोगे इसे। ठीक है, तो या फिर आप यहाँ पे x बाहर ले लोगे, ये -1 कर लोगे, प्लस फिर आप करोगे कि p। अब देखो इतने फॉर्मूले आप लगाओगे ना, तो क्या हो जाएगा कि आपके पास क्वेश्चन करने के लिए बहुत कम टाइम बचेगा। आप ये करोगे फिर इसे इक्वेट करोगे 83160, ऐसे काफी लोग आपको कराते होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बट ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे करोगे तो आप कहोगे ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और आप
डेफिनेटली इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे एग्जाम में, स्नैप में तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बाकी एग्जाम्स में भी ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको समझना चाहिए कि इंटरेस्ट इज परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपने ढंग की जगह से पढ़ा है, राइट, हम तो हमेशा जो अपने कोर्सेज में पढ़ाते हैं हम ये पढ़ाते हैं कि इंटरेस्ट को फॉर्मूले से मत समझो, इसको समझो कि ये परसेंटेज है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो कि अगर हम इसे क्या लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम, तो 9% है और 2 साल का है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 18% है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो फॉर्मूला लगाते हैं P1+R/100 रेज टू द पावर T माइनस P, वो करके वैसे निकलता है। ठीक है, अब जब 2 ईयर्स होते हैं तो आपको क्या करना होता है, स्क्वायर निकालना होता है, तो स्क्वायर 112 का स्क्वायर सोचो। ठीक है, ये एक बार बता दे रहा हूँ, आप हमारी फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक की वीडियो देख लेना, तो आपको स्क्वायर निकालना इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये 112 है, इसमें आप ऐड करो 12 और ऐड करो 12 स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर हो गया, तो आपका कितना आ गया 144 और 124, तो 1 यहाँ कैरी कर लो, 12544। थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आप इसके इंस्टेंट आपको याद हो जाएंगे, अगर आपने अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो, जैसे मुझे ये याद है कितना स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना है कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये 112 का स्क्वायर था। मुझे क्या करना है, 1+R/100 करते हैं ना, 1+12/100, यानी कि 112/100 विच इज 1.12, 1.12 का स्क्वायर निकालना है, तो 1.12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.2544। ठीक है, तो ये याद रखो, ऐसे स्क्वायर निकालते हैं। अगर आपको अमाउंट निकालनी है, अमाउंट इज इक्वल टू इतना टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इससे 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, बेसिकली 1 रिमूव कर दो, तो 0.2544 टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट समझना है परसेंटेज के टर्म्स में, तो कितना हो गया 2.2544 मीन्स 25.44% ऑफ पी। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 18% है और कंपाउंड इंटरेस्ट 25.44% है। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, नहीं, ये है मिक्सचर एलिगेशन का, उससे जल्दी हो जाता है। अब कैसे होता है देखते हैं, देखो इसने क्या किया, थोड़ा एसआई पे डाला, थोड़ा सीआई पे डाला। ठीक है, एसआई पे कितना डाला इसने 18% रेट पे, और सीआई पे डाला 25.44% के रेट पे। ठीक है, अब हम मिक्सचर एलिगेशन में क्या करते हैं, एक लोअर वैल्यू हायर वैल्यू एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पे एवरेज इंटरेस्ट कितना है इसका 83,160। ठीक है, 83,160 और ये 4 लाख था। अब आपको परसेंटेज मतलब वो डेसिमल्स में जाने की जरूरत नहीं है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 into 20 कितना होता है, 4 into 20 इज 80, 3 1 बचा 7। ठीक है, 28, 3 बचा 36, ये बच गया, तो ये 20.79 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिकली ये सोचना है कि हम क्या करते हैं, डेसिमल जीरोस इन पे फोकस करते हैं, वो नहीं करना, क्योंकि 207 नहीं होगा, 2% नहीं होगा, ओवरऑल 20 मतलब 18 से 25 के बीच में होगा, तो ये आंसर हो गया। इसे कर दो सब्ट्रैक्ट, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट एज 4। ठीक है, 4 आ गया, और 0.65, और यहाँ से आ जाएगा 2.79। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल हटा दो, तो ये बच जाएगा आपका 155, एंड ये हो जाएगा आपका 93। अगर थोड़ा और, अगर टेबल अगर अच्छे से आती है, 31 into 5 है, तो 31 into 3 है, तो मतलब क्या स्प्लिट हो गया 5:3, 5:3 में स्प्लिट हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट में 25,000 चला जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 15% चला जाएगा, 15,000 सॉरी, तो आंसर हो गया हमारा, सॉरी 1,50,000। ठीक है, तो 5:3 में स्प्लिट हो गया, ये आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है जो हमने स्प्लिट से किया। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं ये बताता हूँ कि जो आपको और लोग कोई नहीं बताएंगे, क्योंकि वो लोग आपको फॉर्मूले से बता रहे होते हैं। ठीक है, ये एक मेथड था, ये मतलब जो फॉर्मूला वाला स्टार्टिंग वाला था वो तो बिल्कुल नहीं करना है, उसमें आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये मेथड था, मे भी हो सकता है 2-3 मिनट में कर सको। एक और मेथड बता रहा हूँ जो स्ट्राइक करता है जल्दी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये चीज पहले हमको फिगर आउट करनी पड़ेगी, कितना परसेंटेज निकल रहा है, 18%, ये निकल रहा है 25.44%। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये ऑप्शन ले लिया मैंने
1,20,000। ठीक है, देखो ये चीज बहुत ध्यान से देखना, ये चीज आपको कोई टीचर नहीं बताएगा क्योंकि वो बहुत फॉर्मूले बेस्ड कर रहे होते हैं। और लाइक द वे आई एम टेलिंग यू कि इससे आपको बहुत एक ऐसी थिंकिंग डेवलप होगी कि आप क्वेश्चंस जल्दी कर पाओगे ऑप्शंस देख के। ठीक है, ये हमारा अप्रोच था जिसमें हम एक बेटर वे में कर रहे थे। अब हम बेस्ट वे देखते हैं। बेस्ट वे क्या है इसका, मैंने एक ऑप्शन पकड़ा, सपोज ये पकड़ा। ठीक है, ये समझाने के लिए आप जब आपको थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस तरह से सोचने लगोगे, आप क्वेश्चंस बहुत बेटर वे में कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, 1,20,000 है। इसका मुझे 25.44% निकालना है। मैं निकालूंगा नहीं, ठीक है, निकालूंगा बिल्कुल नहीं, बस मैं आपको एक ये दिखा रहा हूं। हमें निकालना है 25.44%, मतलब अपॉन 100। ठीक है, पहली चीज क्या है कि आप इसको बनाओगे 2544, तो आप यहाँ से दो जीरोस रिमूव करोगे। ठीक है, फिर आप ये करोगे तो आपका क्या नंबर आ रहा है, 12 into 4, लास्ट में 8 आ रहा है। ठीक है, तो एक नंबर आएगा जो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, लास्ट में 8 आएगा। अब देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आप डेफिनेटली कहोगे कि लास्ट में 0 आएगा। क्यों आएगा, अगर आप इसे 18/100 करोगे, ठीक है, मतलब दूसरा क्या बचा आपका, दूसरा पार्ट हो गया आपका 28 विद 4 zeros। ठीक है, ये आ गया। आप कहोगे कि ये दो हैं तो ये कुछ हंड्रेड्स में बनेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 0 0 आएगा, तो ऐड करके लास्ट में 08 आ रहा है। ठीक है, या जो भी डिजिट होगा लास्ट में 8 आएगा। ठीक है, ये बहुत ऐसा चीज है जिसको आप समझ लिए तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत फास्ट कर पाओगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार इतने क्वेश्चन कैसे कर पाते हैं, वो लोग इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ये चीजें पता होती है। तो मुझे पता है कि यार 83,160 तो नहीं बन रहा, ये राउंड ऑफ नंबर है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको राउंड ऑफ नंबर्स की नॉलेज पता होनी चाहिए। वो आपको कोई नहीं बताता है क्योंकि वो आपको सिर्फ फॉर्मूले से करा रहे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये डेफिनेटली आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 18 इसमें भी देखोगे, इस केस में भी नहीं बनेगा, ये 25.44% है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हो, किसी एक ऑप्शन को लेके कर लो। आपने सपोज ये लेके किया, आपका आंसर इसमें नहीं आ रहा है, ऑप्शंस पुट करके सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, अगर आपको ये चीज ऐसे निकालने में थोड़ा टफ लग रहा है तो आप ऑप्शंस पुट कर सकते हो। तो ऑप्शंस कौन से वाले सेलेक्ट करने चाहिए, अगर आप कभी भी बाय चांस ऑप्शंस से जा रहे हो तो ये अप्रोच आप अपना सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये तरीका है। तो अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हम कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज ये, अब देखो दूसरी चीज, एक और चीज समझते हैं। ये आ गया, अगर 20,000 2 लाख ही इन्वेस्ट करता तो मतलब दोनों में बराबर जा रहा है। ठीक है, बराबर जा रहा है तो 18 और 25% है, 25.44 तक जाओ मत, 18 और 25 है। एवरेज कितना आ रहा है, 21.5 आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअल निकालोगे तो और भी ज्यादा आएगा। क्या ये 21% है, नहीं है, ये लेस देन 21% है। तो मुझे पता है कि इक्वल स्प्लिट भी नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर होगा। तो ये होता है एक लॉजिकल वे में नंबर्स की नॉलेज के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अगर आप ये तरीका समझ गए हो तो डेफिनेटली आप मच बेटर वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रादर देन कन्वेंशनल फॉर्मूला। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको स्मार्ट बनना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा आपको सही तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, दैट व्हाट्स मैटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसमें बच्चे घूम जाते हैं, वो कहते हैं यार काफी कैलकुलेशन इंटेंसिव था, बट जो स्मार्ट लोग होते हैं वो उन्हें बीट कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पैकेजिंग कंपनी प्रोड्यूसेस टू कंटेनर्स, वन इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड अनदर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दोनों को दिया है, हैविंग द सेम बेस रेडियस 14 है, हाइट ऑफ द कोन इज 28 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 21, बोथ सिलेंडर्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद ऑयल। ठीक है, बोथ कंटेनर्स फिल्ड है, रेशियो ऑफ ऑयल कंटेंट इन कोन टू दैट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूले होते हैं। अब इसको हम H1 H2 लिख लेते हैं। ठीक है, इसे R1 R2 लिख लेते हैं। दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो ये ऐसे ही कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, H1/3 H2। ये हमारा डायरेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि आर दोनों का सेम है, H1 H2 और H1/3 H2। H1 किस चीज का है, कोन की हाइट है। कोन की हाइट है 28 और इसकी हाइट है 3 into 21। ठीक है, तो ये 7 से रिड्यूस हो जाएगा, 4 into 3, तो आ गया 4/9। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता रहा हूँ जो आपको अगेन कोई नहीं बताएगा, कि
स्नैप में कई आंसर नन ऑफ दीज होते हैं। ये हर साल का ट्रेंड है, मैं हर साल बच्चों को बताता हूँ कि नन ऑफ दीज अगर स्नैप में आए ना तो घबराना मत कि यार मेरा आंसर गलत तो नहीं, कभी भी रीचेक मत करना, क्योंकि स्नैप की एक सीक्रेट है, ठीक है, मतलब एक स्नैप की स्ट्रैटेजी है कि एटलीस्ट मैं कहूंगा कि 3 से 4 आंसर नन ऑफ दीज होते हैं, ठीक है। और ये हमारे हमने अपने मॉक्स में भी इंप्लीमेंट कर रखा है, ताकि आप मॉक्स दोगे तो आपको एक हैबिट बनी रहेगी यार नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। ये और एग्जाम्स में नहीं होता, जैसे कैट में मैंने नहीं देखा है, बहुत रेयर होता है। एनमैट में नहीं होता है, एनमैट में नन ऑफ दीज ऑप्शन बहुत कम रहता है, पर स्नैप में बहुत फ्रीक्वेंसी है। 60 में से एटलीस्ट 3-4 होते हैं ऐसे जो नन ऑफ दीज होते हैं। क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, किसी में भी हो सकते हैं। तो डोंट बी स्कैर्ड, मतलब इससे क्या होता है, बच्चे का मोटिवेशन कम हो जाता है, वो सोचता है कि दोबारा चेक करता हूँ कि नन ऑफ दीज के अलावा कुछ है तो नहीं, कॉन्फिडेंस शेक करने के लिए होता है। तो ये स्ट्रैटेजी रहती है। आप जिस दिन स्नैप देके आओगे आप मुझसे बोलोगे सर आपका वीडियो देखा था, आपने बताया था नन ऑफ दीज हैं और आंसर नन ऑफ दीज आए थे, ठीक है। तो नोट इट डाउन, इट विल हेल्प यू। जस्ट मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसे अलग से हेल्प मिली है, बट ये है कि आपको एक जो वहां पे एक फैक्टर होता है ना, एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि यार नन ऑफ दीज है तो कहीं मेरा गलत तो नहीं आया, क्योंकि ऑप्शन जब आपको दिखता है तो आप खुशी खुशी कर लेते हो कि हाँ यार ये ऑप्शन है सही है। नन ऑफ दीज में एक स्लाइट डाउट आता है, तो वो डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, आपने सही ही किया है, प्रोवाइडेड आपने सही एक्चुअली ही सही किया हो, ठीक है। और हर आंसर भी नन ऑफ दीज नहीं होता। A security agent creates 4-digit security codes using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition. The codes must be greater than 5,000. How many such codes are possible? ठीक है। स्नैप अगर आप दे रहे हो तो आपको हर चीज प्रिपेयर रहनी है, मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ठीक है, हर से क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोड 5,000 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारे पास 4 डिजिट का कोड बनाना है। 5,000 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4 नहीं आ सकता है, दैट मीन्स 5 या 6 आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइस हो गई। अब देखो हमने एक डिजिट यूज कर लिया, टोटल कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स थे। 6 डिजिट में से एक यूज हो गया, अब हमारे पास 5 डिजिट्स बचे। अब हम कोई भी 5 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। एक और डिजिट यूज हो गया, 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, तो 10, 10 इंटू 12, 120। तो मॉडर्न मैथ करके चले जाना। एक वीडियो सीरीज बनाई थी एनमैट के लिए, एनमैट ही नहीं, वो स्नैप में भी वही चीज काम आएगी, वो देख लेना। क्योंकि मॉडर्न मैथ टिपिकली बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं आता है, ये कई बार क्या होता है क्लासेस में करा रहे होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट भी करा देते हैं क्वेश्चन, तो बच्चों को लगता है कि मॉडर्न मैथ बहुत डिफिकल्ट है। A bag in a warehouse contains 5 red, 6 green, and 7 blue balls. 3 balls are drawn randomly, one after the other without replacement. What is the probability that all 3 balls are of different colors? ठीक है, अगर आप एनमैट देने वाले हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तो ये कह रहा है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉल्स और 3 बॉल निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब क्या है कि एक रेड आनी चाहिए, एक ग्रीन आनी चाहिए और एक ब्लू आनी चाहिए, ठीक है। अब रेड आने के फेवरेबल केसेस क्या हैं, 5 में से एक रेड आना चाहिए, तो 5 केसेस हो सकते हैं। 5C1, अगर इसको प्रॉपर वे में लिखें, 5C1 इंटू 6C1 इंटू 7C1, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 18 बॉल्स हैं टोटल, उसमें से हम 3 पिक करना है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5C1, 5 इंटू 6 इंटू 7, और 18C3 हम कैलकुलेट करते हैं, 18, 17, 16 अपॉन 6। NC3 ये याद रखना, n n-1 n-2/6 होता है, और हो गया 3 टाइम्स, तो ये लग सकते हैं हम 3 इंटू 17 इंटू 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6, 8, 5 इंटू 7 इज 35, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है 35, 17, 18 इंटू 8 इज 136, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बेसिक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, यू मस्ट कवर दीज टॉपिक्स। तो इंश्योर कि आप चैप्टर्स सारे पढ़ के जाओ, ठीक है। नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर आप कहोगे ये क्वेश्चन नहीं हो पाए, वो क्वेश्चन नहीं हो पाए, और हो सकता है जो टॉपिक आप मिस करके जाते हो इजी क्वेश्चन आ जाए। A telecom plan charges a fixed monthly fees plus a constant per GB rate. In January, a user consumed 12 GB and the bill was 612. In February, the same user consumed 20 GB, the bill was 796. What is the fixed monthly fee for the plan? ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक फिक्स्ड मंथली फी है और एक कांस्टेंट पर जीबी रेट है। तो फिक्स मंथली फी को चलो हम मान लेते हैं x,
और पर जीबी हम मान लेते हैं वाई रुपीज पर जीबी। तो अगर जनवरी की बात करें, जनवरी में 12 GB यूज किया, तो x प्लस 12y हमारा कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 612। और फेब में कितना हुआ, फेब में इसने x तो फ्री जो वो है आपका फिक्स फी है, और उसके बाद 20 GB यूज किया, तो 20y, और कितना बना 796। सब्ट्रैक्ट कर लो 8y, ठीक है, और ये आप गया 481 अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फिक्स मंथली फी, मतलब हमें एक्स निकालना है। तो पहले तो वाई निकाल लो, और 23, वाई 23 आ गया। अब देखो कॉमन सेंस कहता है कि इस इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा, राइट। तो देखो एक चीज ये भी देखो कि जो लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट होता है उसका भर के यूज करो, राइट, दैट विल हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चंस फास्टर। बट इसमें थोड़ा सा मतलब दो ऑप्शन ऐसे हैं, लास्ट डिजिट से कैसे कर सकते हैं। देखो 3 यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे अगर हम y रखेंगे, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 796। तो ये कुछ एक टेक्निक्स होती हैं जो आपको, जो माइनर माइनर चीजें होती है ना कॉन्सेप्ट के अलावा, ये टेक्निक्स आपको इंप्रूव कराती हैं। 23 × 20 मतलब लास्ट में 0 आएगा, ठीक है, और x यहाँ पे x का कोई डिजिट आएगा, ठीक है, तो लास्ट में आपका आ रहा है 6, तो मतलब x का जो लास्ट डिजिट है वो 6 होना चाहिए। पर यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप बिना कैलकुलेट करे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यू हैव टू कीप योर आईज वाइड ओपन, मतलब ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, आपको ऑप्शंस देख के भी ये चीजें करनी है। जैसे मैंने वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बताया था क्वेश्चन, राइट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सपोजिटली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और बच्चे उसे छोड़ के आता है, राइट। बट जो अगर वो टेक्निक समझ गए होगे तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, पर वो स्टार्टिंग में नहीं करना है, वो तब करना है जब आपके पास बाद में समय बच रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। अच्छा ये 6 है और 0, तो ऑफकोर्स 6 आएगा, पर यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पे करना पड़ेगा 23 × 2 इज 46, ठीक है, तो 460 हमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट विल गिव अस 336, आंसर इज 336, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A logistics company assigns tracking numbers such that when divided by 18, 24 and 32 they all leave a remainder of 10, ठीक है, ये आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। तो देखो हम प्रैक्टिस में हर तरह के हर डोमेन से क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आए आप कर सको। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका मेथड होता है, देखो अगर आपसे पूछें कि लीस्ट नंबर, ठीक है, अगर आपने लीस्ट नंबर पूछा है तो आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ जिन नंबर से डिवाइड करना है 18, 24, 32 प्लस रिमाइंडर लग दोगे, ठीक है। 18, 24, 32 का एलसीएम कितना होगा, देखो 18 में क्या है, 18 है आपका 2 × 9 यानी कि 3 स्क्वायर, ठीक है, 24 है आपका 8 × 3 तो 2 क्यूब × 3, और 32 है आपका 2 रेज टू द पावर 5। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले सारे फैक्टर्स लिख लो, प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 3 है, दो ही है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 5 है, 2 टू द पावर 5, और 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 2 टू द पावर 5 इज 32, 2 9 288, 288, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है 10 है। तो अगर हमसे पूछते कि लीस्ट नंबर कितना है तो 298, एक क्वेश्चन ये भी आता है, कभी पूछेंगे व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है, तो 298 होगा। बट अभी देखो कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि 4 डिजिट वाला नंबर पूछा है, ठीक है, अब मैं ये लीस्ट नंबर निकल के आया, अगर मैं इसका नेक्स्ट नंबर पूछूं कि ऐसी सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस एलसीएम ऐड कर दूंगा, तो 298 प्लस 288 बन जाएगा मेरा 586। नेक्स्ट पूछूंगा फिर मैं प्लस 288 कर दूंगा, प्लस 288 कर दूंगा, एंड सो ऑन, ठीक है, ये तरीका होता है। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन, अगर मुझे मान लो 4 डिजिट की जगह 4 डिजिट का सबसे बड़ा पूछ लेते या कुछ पूछ लेते तो चैलेंजिंग होता, राइट, इतनी बार ऐड नहीं करूंगा, अगर यहाँ पे तो 3 4 बार ऐड करके आ जा रहा है, अगर छोटा एलसीएम होता तो बहुत बार ऐड करना पड़ता। तो ऐड करने की वजह हमें क्या करना है, तो ये जो लीस्ट नंबर था, अगर इसको सीक्वेंस पूछा है तो दैट नंबर इज n टाइम्स ऑफ एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स प्लस रिमाइंडर, ये आपका नंबर होता है, ठीक है। तो n टाइम्स इज एन इंटीजर, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है।
तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 288 आ रहा है, प्लस रिमाइंडर 10 करना है, हमें कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स करेंगे 1000 से कम आएगा, बिकॉज 300 इंटू 3 तो 900 होता है ना, तो उससे तो कम ही है। 4 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 इंटू 288 प्लस 10, तो दिस विल बी 1052 प्लस 10, यानी क्या गया, सॉरी 1152 आएगा, 1152 प्लस 10 1162 इज अवर आंसर। ठीक है, अगर आप एनमैट और स्नैप की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आर वांट टू प्रिपेयर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस, वी हैव अ कोर्स फॉर द सेम, सो यू कैन चेक इट आउट। अगर आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं इन दोनों एग्जाम्स के, along with mock tests, grammar course and everything, so that you have a comprehensive preparation, you can check our course. And in case अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से आप खाली स्नैप की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको वो प्रिपरेशन करिए स्ट्रक्चर्ड वे में, यू कैन मेल अस, राइट, तो आप हमें मेल कर सकते हो support@mbakaro.in, ये तो आपको उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कंबाइंड इसलिए कहा था क्योंकि काफी बच्चे एग्जाम दोनों एग्जाम्स देते हैं, बट कई बच्चे हमारे पास रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें खाली स्नैप देना है, खाली एनमैट देना है। तो अकॉर्डिंगली इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड वांट टू प्रिपेयर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर सो दैट ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड, इधर उधर से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारे एक जगह पे मिल जाएगा अलॉन्ग विद सफिशिएंट प्रैक्टिस मटेरियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, ये जीपी का क्वेश्चन है। अब देखो ये इनफाइनाइट जीपी नहीं है। इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, जब डिक्रीजिंग होता है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन जो अगर कॉमन रेशियो जो है ना, कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है, तब वो डिक्रीजिंग जीपी होता है, उसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं, इसमें हमें सम ऑफ 8 टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो वैसे सम होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। अब यही होता है कि बच्चे आधे अधूरे चैप्टर करके चले जाते हैं, किसी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई एप्लीकेशन नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे a हमारा फर्स्ट टर्म है 2, और कॉमन रेशियो कितना है, 2 से -8 के लिए -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो हमारा r हो गया -4, इसकी पावर रखनी है हमें 8 माइनस 1। ठीक है, और नीचे हो जाएगा -4 माइनस 1, नीचे हमारा -5 आ गया, और 2 इंटू 4 टू दी पावर 8 निकालना है। ठीक है, तो बड़ा नंबर है। अब इसे ऐसे कर सकते हैं, देखो 4 टू दी पावर 8 मतलब हो जाएगा 4 इज 2 स्क्वायर की पावर 8, मतलब 2 की पावर 16। ठीक है, अब 2 की पावर 16 भी हमें नहीं पता होती है, तो कुछ एक चीज याद रख लो, 2 की पावर 10 तक याद रहनी चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 10 तक की, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 एंड 1024। ठीक है, ये 10th पावर होती है। तो मुझे 2 की पावर 16 लिखनी है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 6। 2 की पावर 10 होती है 1024, और 2 की पावर 6 होती है 64। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। ऑफ कोर्स अगर आपको करना है, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इट्स योर चॉइस, यू विश टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस और स्किप देम। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तभी ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करना। अच्छा, 64 इंटू 4, मुझे 64 की टेबल आती है, तो मैं कर लूंगा 256, 25 कैरीज 128, प्लस 25 इज 153, 15 कैरीज 0 15, 1 कैरी 65, 65536, और इससे 1 माइनस भी करना है, तो 65535। ठीक है, 5 से डिवाइड करना है, 13 13 107 इंटू 2 कर लेंगे, 262 14, और माइनस साइन क्योंकि नीचे -5 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अब ये कैलकुलेशन प्लस फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अदरवाइज डोंट डू इट। ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर 16 इजीली नहीं आएगा, टाइम लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैलकुलेशन लगती है, और अगर आपको पता है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है, मतलब जो ये प्योर कैलकुलेशन ही है, इसमें ज्यादा सोचना वाला नहीं है, और कई बार टिपिकली डूएबल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हमने कुछ थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस ले रखे हैं, क्योंकि
स्नैप में कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो कैसे बेटर वे में अप्रोच किया जा सकता है उन क्वेश्चंस को, ठीक है, सो दैट इजी वाले तो आप कर लोगे, बट जो डिफिकल्ट हैं थोड़े से उन्हें कि आप बेटर वे में अप्रोच कर सकते। Pushkin, Kutab, and Ravinder together can complete a piece of work in 4 days. Ravinder and Samrat can complete the work in 6 days. Kutub and Ravinder take 10, 20, and 10 days respectively to finish the work on their own. In how many days can Pushkin and Samrat complete the same work? तो पहली चीज हम डेटा लिख लेते हैं, चार लोग हैं, पी क्यू आर एस, क्या दिया है, पी क्यू आर तीनों मिलके 4 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, और क्यू एंड आर का हमें दिया है 20 and 10 days, ठीक है, और आर एंड एस मिलके 6 दिन में कर लेते हैं। हमें निकालना है पी और एस मिलेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, तो बेसिकली हमें सबका इंडिविजुअली निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको शायद जो ये यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही आपने हमें देखा होगा, तो एक तरीका बताऊंगा, परसेंटेज वे ऑफ फाइंडिंग एफिशिएंसी, ठीक है। एक होता है कि आप वर्क वैसे रख के कर लेते हो, एक होता है परसेंटेज वे, ठीक है। पहले एलसीएम वाले तरीके से कर लेते हैं। हमें क्या क्या नंबर्स दिख रहे हैं, 20, 10, 4, 6, तो लेट अस से वर्क इज इक्वल टू 60, ठीक है, वर्क 60 रख लेते हैं, तो पी क्यू आर एस है यहाँ पे डेज और एफिशिएंसी, तो क्यू की एफिशिएंसी 3 रख लेंगे, आर की 4 रख लेंगे, ठीक है। अब क्या है, पी क्यू और आर मिलके 4 डेज में कर ले रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, टोटल हो जानी चाहिए 15, क्योंकि ये मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल 15 एफिशिएंसी होनी चाहिए, 4 + 3 + 8, ठीक है, 8 आ गया, तो इसके डेज हो जाएंगे 7 पॉइंट, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक, यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि टोटल वर्क 60 रखा है, 60 रखा है, तो ये 6 हो गया, 10 × 6, 20 × 3, 60, तो टोटल 15 होना चाहिए, मतलब 6 और 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आर और एस 6 डेज में कर रहे हैं, सो दैट मीन्स देयर टोटल एफिशिएंसी इज 10, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी 10 है, इसकी 4 हो जाएगी, ये 15 डेज में कर लेगा। अब क्या है, P एंड S हैव टू डू टुगेदर, तो P एंड S मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 + 4 10, so 60 यूनिट्स वर्क है, 10 से करेंगे, 6 डेज में कंप्लीट करेंगे। इट वाज जस्ट दैट थोड़ा सा ये लेंथी था, वर्डी था, मतलब 4 लोग थे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके आपको पिक करना था, ठीक है। एक वे होता है ये करने का, दूसरा वे होता है जो एफिशिएंसी को हम वर्क अज्यूम करके करते हैं, एक दूसरा होता है फ्रैक्शंस वाला मेथड, ठीक है। फ्रैक्शंस वाला मेथड डेफिनेटली जो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कैसे आप परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब देखो कि अगर पी क्यू आर है तो आर 10% काम करता है, बेसिकली आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, क्यू 5% काम करता है। तो अगर आप डेज को एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना जानते हो, 4 डेज में मतलब 25%, 100/4 इज 25%, 25% हो गया, तो 10/5 ये पी की एफिशिएंसी हो जाएगी 10%। ये दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 6 डेज में, तो 6 डेज में क्या हो रहा है, 6 डेज का मतलब 16.67%, ठीक है, तो आर की 10% है, एस की हो जाएगी 6.67%। हमें निकालना है पी प्लस एस, पी प्लस एस इज 16.67% ऑफ कोर्स विच इज 6 डेज। तो ये परसेंटेज के टर्म्स में भी एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, तो अगर आपको परसेंटेजेस वाला मेथड सिंपल लगता है, गो फॉर इट, क्योंकि फास्टर होता है, जस्ट दैट आपको परसेंटेजेस पता होनी चाहिए, हर जगह परसेंटेजेस नहीं पता होती है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum lent at R% per annum compounded annually for 5 years gives the same interest if the same sum is lent at 16% per annum compounded half yearly for 5 years. What is the value of R? ठीक है, तो पहले यहाँ पे R% दिया और दूसरा वाला है कि 16% पे है और हाफ ईयरली पे है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 5 years, ठीक है। तो पहले क्या होता है, देखो अमाउंट क्या होती है, P 1 + R/100 रेज टू द पावर t, ठीक है, दोनों की सेम इंटरेस्ट आ रहा है, प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट सेम आ रहा है, तो अमाउंट भी सेम होगी, ठीक है। आप कहोगे अमाउंट कैसे सेम होगी, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों केस हम इक्वेट कर देंगे। पहला केस है कि R% पर एनम है,
और टाइम कितना दिया है, 5 ईयर्स दिया है। अब दूसरा केस क्या है, जब हम हाफ ईयरली लेंड करते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली जब होता है तो जो रेट होता है वो, और यू कैन से आर डैश, आर बाय 2 हो जाता है, इफेक्टिव रेट हाफ हो जाता है, और जो टाइम होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है, 2 इंटू टी हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो रेट है वो 8% लेंगे और टाइम हम यहाँ पे 10 ईयर्स। ठीक है, तो हम इसे इक्वेट कर लेते हैं कि 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 16 बाय 100 रेज टू द पावर, सॉरी 8 बाय 100 रेज टू द पावर 10, यहाँ पे 5 आएगा, ये नॉर्मल वाला रेट है जो आर परसेंट है, ये जो हमें निकालना है आर की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया, पी पी कैंसिल हो गया। ठीक है, इसे फिफ्थ पावर से डिवाइड कर दो, बेसिकली 5 फिफ्थ पावर ले लोगे दोनों साइड की, तो ये 5 बचेगा, ये स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 1 प्लस आर बाय 100, और ये कितना हो गया, 1 प्लस 8 बाय 100 का होल स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको स्क्वायर वाला तरीका बताया था, नंबर लिखो 8 प्लस और 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64 एंड दिस इज 116। ठीक है, तो कितना बन गया, 1.1664, तो ये 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, r बाय 100 इज 0.1664, so r is 16.64%। अब ये था, हमने सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व किया, बट ऐसे क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड हो जाते हैं, तो अगर आपने ये मेथड, मतलब ये स्क्वायरिंग, और आपको स्क्वायरिंग आती है, तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा 16.64%, आपको पता है कि 2 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब स्क्वायर कर लो 1.08 का स्क्वायर। तो अगर आपको ये चीज पता है, ये नॉलेज बेस्ड है, ये थोड़ा मतलब वही है कि अगर आपने ढंग से पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट को, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको इक्वेशन बना के ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बस इट्स अ मैटर ऑफ नॉलेज। तो अगर आपने सिर्फ फॉर्मूले नहीं पढ़े, ये चीज समझ भी रखिए कि जब इंटरेस्ट होता है, लेट से अगर यहीं पे मुझे 16 की जगह 14 दिया होता, राइट, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है कि 1.07 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 11449, तो मैं सीधे कर लेता 14.49% आंसर आ जाता। ठीक है, अब दैट इज अ मैटर ऑफ नॉलेज। तो अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़े तो आप डेफिनेटली, देखो एडवांटेज तो होता है, ये अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो एडवांटेज मिलता है। अगर आप आधे अधूरे चैप्टर करते हो और खाली बस कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हो, तो उससे सफिशिएंट नहीं होता है। तो जिसने डेफिनेटली कुछ तो एडवांटेज मिलेगा ना, जिसने सारे चैप्टर पढ़े और नॉलेज ढंग से गेन की है, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन की है। If AB is equal to 16 and log 2A minus log 2B is equal to 2, find the value of this। ठीक है, तो AB 16 है, सही है। log 2A, जब log बेस लगा के माइनस करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। log 2A अपॉन B इज इक्वल टू, ठीक, log में क्या होता है, ये बेस है और ये पावर है, तो आप 2 की पावर 2 कर लो, तो A अपॉन B विल बी इक्वल टू 2 की पावर 2 विच इज 4। तो क्या हो गया, a is equal to 4b हो गया। अब a भी दिया है 16, so 4b into b is 16, 4b square is 16, b is 4, sorry 4b square is 16, b square is 4, b is 2, b 2 आ जाएगा और a 8 आ जाएगा। ठीक है, b 2 आ गया और a 8 आ गया। अब क्या करना है, log 2 a square b क्यूब, तो log 2 बेस रखना है 2, और a square कितना हो जाएगा 64 एंड b क्यूब इज 8, हो गया 64 into 8 512, 512 हो गया, तो 2 की पावर 9 हो गई। ठीक है, 2 की पावर 9 है, आंसर 9 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था लॉगरिथम का। तो ये चैप्टर्स आप मस्ट डू है, मतलब चैप्टर्स छोड़ने नहीं है, जितने चैप्टर आप करके जाओगे तो उतना अच्छा है। ठीक है, इसके आपको और हमारे चैनल पे भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, लॉगरिथम एंड ऑल। There are 20 students in a class. If one of the students of 18 years is replaced with by another student, the average age of the class is reduced by 2 months. What is the age of the new student? ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये एवरेज में रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। अब देखो, रिप्लेसमेंट से क्या हो गया, एवरेज गिव दिया। पहले एक चीज समझते हैं, एवरेज इज सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज।
ये होता है, ठीक है। अब एवरेज का इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंड्स ऑन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ, ठीक है, ये हो गया। अब हमें एवरेज का डिक्रीज दिया हुआ है, एवरेज का डिक्रीज दिया तो हम सम का डिक्रीज निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सम क्या है, व्हाट आर वी एडिंग, वी आर एडिंग द एज ऑफ पीपल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द सम विल डिक्रीज बाय डिक्रीज इन एवरेज इनटू नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। एवरेज कितना डिक्रीज हुआ, 2 मंथ से डिक्रीज हो गया। नंबर ऑफ वैल्यूज देयर आर 20 स्टूडेंट्स, तो सम हो जाएगा 40 मंथ से डिक्रीज होना, ठीक है। 40 मंथ से डिक्रीज होना चाहिए। 40 मंथ से कैसे डिक्रीज होगा, एक स्टूडेंट था वो 18 ईयर्स का था, ठीक है, उसकी जगह दूसरा ले आया, मतलब जो नया स्टूडेंट आया है वो 14 मंथ्स लेस होगा, 40 मंथ्स लेस होगा। अब यहाँ पे ये गलती मत करना, 80 - 4, ठीक है, एक साल में 12 महीने होता है, ठीक है? तो 18 ईयर्स माइनस 40 मंथ्स, 40 मंथ्स कितना होता है, 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, ठीक है। तो 18 - 3 15, 15 - 3 4 मंथ्स, 15 ईयर्स, तो कितना हो गया, यहाँ पे आप 12 से 4 कर लो, 8 से, 14 ईयर्स एंड 8 मंथ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था एवरेजेस का डायरेक्ट। देखो कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन भी आएंगे, तो हमने हर तरह के क्वेश्चन देखे। हमने ये फिगर आउट किया कि कौन से क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, जैसे ये डायरेक्ट था, इससे पिछले वाला बहुत इजी था। मैंने बताया कि वो जिसमें जीपी था उसे ऐड करना था, वो नहीं करने वाला है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन नहीं करना होता है, आपको स्पॉट करना है कि कौन सा करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है कई बार कि लाइक एक चीज है उसे ड्राई कर दिया और इतना उसमें content bacha and all. So let's do this type. It says a solution contains 20% sugar and 80% water. It is dried to make a syrup that contains 80% sugar and rest water. How much syrup can be made using 20 kg of solution? तो इसमें लॉजिक क्या होता है कि जो शुगर है वो सेम रहेगा, ठीक है। वाटर इवेपोरेट होता है, कभी पल्प, फ्रूट का पल्प दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, तो वाटर इवेपोरेट करता है, और बाकी जो पल्प है, शुगर है, वो सब कांस्टेंट रहता है, ये वाटर इवेपोरेट करता है इन क्वेश्चंस में। अब क्या है, 20% शुगर और 80% वाटर है, और कितना दिया, 20 kg सोल्यूशन दिया, तो शुगर एंड वाटर लिख लेते हैं, ठीक है। 20% है, मानी 4 kg हमारे शुगर होगी और 16 kg वाटर होगा, ठीक है। फिर जब हमने इवेपोरेट कर लिया तो उसके बाद 80% शुगर बचेगी और वाटर बचेगा, ठीक है। तो देखो शुगर उतनी रहेगी, 4 ही रहेगी, क्योंकि वाटर इवेपोरेट होता है, शुगर इवेपोरेट नहीं होती। तो शुगर 4 की 4 रहेगी, और ये कितनी बन गई अब, 80%, ठीक है। शुगर हो गई 80% और वाटर कितना रह गया, वाटर विल बी 20%, क्योंकि 80% शुगर है तो रिमेनिंग इज दिस। अच्छा, 4 इज 80%, तो 20 हो गया 1%, सॉरी 20% हो गया 1, तो टोटल कितना बच गया हमारे पास, 5। टोटल आंसर इज 5 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let n is equal to x plus 2 की power 15 where x is a positive integer. The units digit of n is 5. Find the units digit of x plus 5 raised to the power 22. हो गया यार, इतना बड़ा नंबर, 15th पावर 22 पावर, ये तो हम निकाल ही नहीं सकते, बट दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि 22 पावर, अगर आप पावर छोड़ दो, ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस पावर थिंग, ये चीज नोटिस करो कि 5 किस में आता है, कौन से नंबर की पावर में 5 आता है। आप कहोगे कि अगर एंड में 5 आता है तभी 5 आता है, ठीक है। अगर कभी भी कोई भी आप नंबर लोगे ना, 1 की पावर कोई भी ले लोगे, 1 2 3 4 कोई भी पावर ले लोगे, कभी भी 5 नहीं आएगा, ठीक। 5 सिर्फ तब आता है जब लास्ट डिजिट 5 है। आप कोई भी ले लो, कोई भी इवन नंबर ले लो तो इवन नंबर आएगा, आप ऑड नंबर ले लो तो भी 5 नहीं आएगा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस लोग डर जाते हैं कि यार 15 पावर है, 22 पावर है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि x प्लस 2 एंड्स इन 5, लास्ट में 5 आएगा, ठीक है, और x एंड्स इन 3, ठीक है, 3 की लास्ट डिजिट 3 है। अब क्या पूछा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ x प्लस 5 रेज टू द पावर 22। x प्लस 5 किस में एंड करेगा, 8 में एंड करेगा, ठीक है। चलो हम x को सिंपल ले लेते हैं, 3 मान लेते हैं,
एंड्स इन 3 नहीं लेना, 3 ले लो x को, 3 ले लो, 13 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो अगर हम 3 ले लेंगे तो ये x plus 2 is this, x plus 5 will be 8 की पावर 22। तो मतलब हमें किसका यूनिट डिजिट निकालना है, 8 की पावर 22 का, ठीक है। अच्छा 22 को 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आता है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका मतलब है यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर 2, 8 स्क्वायर इज 64 विच इज। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट यहाँ पर कोई बेसिक दिमाग लगाना था कि अगर 5 यूनिट्स डिजिट दिया है तो मतलब जो बेस में नंबर है उसका यूनिट्स डिजिट 5 होगा। तो सीधे x ना देके x plus 2 दे दिया था, ठीक है। तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। Okay, now this is also an interesting question. It says that the value of a diamond is proportional to the square of its weight. It is broken into 3 pieces whose weights are in the ratio 2:3:5. Find the loss incurred due to breakage if the value of the original diamond is 96,000। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन किया हुआ है, उसमें ये पढ़ाया जाता है टिपिकली। तो इसमें क्या करते हैं, देखो वेट एंड कॉस्ट। वेट क्या है, 2, 3 एंड 5 है, तो मान लो 2x 3x 5x ले लिया। तो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, कॉस्ट, कॉस्ट इज वैल्यू इज स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, तो ये 4, 9 एंड 25 हो जाएगा। दूसरा वेरिएबल लेना, ये सेम नहीं लेंगे, ये 4x नहीं लेंगे, 4, 4 9 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 10x हो गया, और इसका कॉस्ट निकाल लो 34 38y। अगर ये लॉस पे चला गया, कैसे लॉस पे चला गया कि वो टूट गया, अगर वो ब्रोक, इफ इट वाज ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल का वेट होता है 10x, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना होता, 100y, ठीक है। जब वो ब्रेक नहीं करता, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, ब्रेक नहीं करेगा तो उसका स्क्वायर ले लोगे, तो 10, अगर ब्रेक नहीं करेगा तो 10 है, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये हमारा लॉस हो गया, पहले इसकी वैल्यू थी 100y, अब 3 पार्ट्स हो गए, राइट, टोटल वैल्यू 68y 38y ही रह गई, तो ये हमारा लॉस हो गया। लॉस इज इक्वल टू 62y, ठीक है। तो हमें कितना निकालना है, लॉस इनकर्ड निकालना है। बेसिकली 100y दिया है, हमें 62y निकालना है, ठीक है। तो इसका 62 टाइम्स करना है। अच्छा, अब देखो इसको 62 टाइम्स करना है, तो पहले 2 ऑप्शन तो हम रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को, मतलब आपको पूरा, हम क्या करते हैं, लोग स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है वो 96 इंटू 62 कर रहे हो, ठीक है, 960 इंटू 62, और चले जाते हैं चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, पहले हमने देखी है कि ये यहाँ पे आपका ये पता चल गया, 2 ऑप्शन रिमूव हो गए, ठीक है। तो आप चाहे दो, पहले 2 डिजिट ही देख लो, ठीक है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं। तो 62 इंटू, देखो लास्ट में तो 0 आएगा, 62 इंटू 6 इज 372, राइट, 37 कैरीज, और लाइक इट इज 5 58 595। तो मैंने तो पूरा एक बारी में कर लिया, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि जैसे मैं, मेरे को 62 की टेबल आती है, अगर नहीं आती तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं मतलब कैलकुलेशन की टेक्निक्स बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इस स्टेज तक लोग कर लेते हैं, ये स्टेज जो होती है वो फियर की स्टेज होती है, ठीक है। ये वाली स्टेज फियर की स्टेज होती है, जिसमें लोग घबराते हैं, तभी क्वांट से लोगों को डर लगता है, क्योंकि एक पॉइंट तक लोग कर लेते हैं, उसके बियॉन्ड कैलकुलेशन में टाइम लगता है। अब मैं 2 तरीके से देखता हूँ, ठीक है। मुझे करना है 62 इंटू 960, ठीक है, बिकॉज इंटू 62/100 करोगे तो 2 डिजिट्स तो लास्ट में चले जाएंगे। तो पहली चीज तो इग्नोर कर लो, लास्ट डिजिट 0 हटा दो सबसे, तो यहाँ पे 5 तो नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक। अब एक वे है 62 इंटू 96, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, अगर आता है बहुत अच्छी बात है, ये कर सकते हो, निकाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते तो कैसे करना है, 62 इंटू 96 करना है। तो हम इसे 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 62 100 माइनस 4 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, मैं 4 टाइम्स करूंगा भी नहीं, मैं 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट भी नहीं करूंगा, ठीक है। 62 इंटू 4 कितना होगा, 200 समथिंग होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से मुझे अगर 5500 में जाना है, तो मतलब मैं 700 समथिंग, लाइक 6, देखो ये कितना है, ये रफली है 5600, ठीक है, 5600 है, मतलब मुझे -600 करना पड़ रहा है 6200 में से।
ये थॉट प्रोसेस वाली चीज है, ये आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। मतलब थोड़ा सा भी, जैसे अभी भी टाइम है, अगर आप इस तरह की चीजें सोचने लग जाओ तो आप बेटर कर सकते हो। क्योंकि पैनिक मोड जब आता है वो होता है लाइक 62 into 960 करना पड़ेगा, बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं। ठीक है, वो स्टेज आपको, वो स्टेज मास्टर कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सब करा देते हैं, हर कोई कॉन्सेप्ट करा रहा है। ठीक है, यूट्यूब में आप जितने वीडियोस देखोगे वो बता देंगे हाँ ये, पर कैलकुलेशन हैक्स बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, तो लाइक दैट इज व्हाई आई एम एबल टू स्कोर 50+ इन स्नैप। हर बार 50+ आ ही जाते हैं यूजुअली। तो यही तरीका है कि इतना फास्ट कैसे कर सकते हो। और उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूँ, आप मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियोस देख लो, 2022, 23, 24, हर में मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। तो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, नोट भी कर रहा हूँ, ठीक है, और डिस्कस कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स लाइक आई डू देम सुपर फास्ट। तो दैट्स हाउ आई डू, दैट्स व्हाट आई टीच इन क्लासेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे 600 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, 4 टाइम्स इज समथिंग 250, 240, 60 into 4। तो ये इस तरह की जो मेंटल मैप है, मेंटल मैथ्स में आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप बेटर वे में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है तो आप एक्चुअली आएगा आपका 248, विच विल बी 5952, और लास्ट में 0 ऐड करने हैं। तो ये थोड़ा सा मेंटल मैथ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो और मेंटल मैथ पे वर्क नहीं किया, तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि फॉर्मूले देख लिए, वो सब कर लिया, पर मेंटल मैथ की थोड़ी एक्सरसाइजेस जरूरी होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। I hope you are enjoying this series, and please don't forget to like this video and recommend it to friends, those who ask कि Snap की कोई अच्छी सी सीरीज बता दो जिसमें न सिर्फ कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे बट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कि कैसे कहाँ पे यूज की जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा, एक टॉपिक है जो स्नैप में काफी अक्सर आता है, वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पक्का करके जाना, उससे टिपिकली एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, the angle of elevation of a tower from a point on the same level as the foot of the tower is 30 degree. On advancing 150 meters towards the foot of the tower, the angle becomes 60 degree. ठीक है, height of the tower is approximately, एक है टावर पे है, पहले 30 डिग्री है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े 150 मीटर्स आगे बढ़े, और अब हो गया आपका 60 डिग्रीज, और ये डिस्टेंस है 150। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है हाइट ऑफ द टावर, ये पूछा है। ठीक है, तो 30, 60, 90 वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। अगर 30, 60, 90 ट्राइंगल होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो एक चीज याद रख लेना, ऐसे 45, 45 का भी लिख देता हूँ, कोई किसी दूसरी क्लास में इसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे। बाकी आप हमारे वीडियोस देख लेना, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। 1:√3:2, ये साइड्स की लेंथ होती है। सो जो 30 के ऑपोजिट है, वन पार्ट है, लेट अस कॉल इट x। 60 के ऑपोजिट जो होगा वो √3 टाइम्स होगा, तो √3x, और ये आपका 2x। तो ये साइड्स की रेशियोज होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, 60 और ये वाला ले लेते हैं। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो सपोज इसकी हाइट h है, तो इसकी हाइट h है, तो हमने इसे 60, ये वाला ट्राइंगल लिया पहला, ये h है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, ये √3 टाइम्स है, तो h/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया h/√3। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ये h है, ये अब 30 डिग्री है, 30 डिग्री के ऑपोजिट h है, तो मतलब ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ h। ठीक है, 1:√3, ये पार्ट 1 है, तो ये √3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया टोटल, √3h। ठीक है, ये 150 था, तो √3h इज इक्वल टू h/√3 प्लस 150। अब एक काम कर लेते हैं, सारी चीज को √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे को, तो ये बन जाएगा 3h, ये रहेगा h, क्योंकि √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 150 √3। तो कितना हो गया, 2h इज 150 √3, और h आ जाएगा 75 √3। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में एक चीज ध्यान रखना कि थोड़ा √2 √3 की वैल्यूज पता होनी चाहिए। √2 इज 1.414। ठीक है, आप 1.41 भी ले सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए, लिख देता हूँ 4142, एंड
ये वैल्यूज होती हैं, आप 2 डिजिट तक ले सकते हैं। तो 75√3 है, तो 75 इंटू 1.73, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी लगेगा, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो अब अगेन हम यहाँ पे ऑप्शंस की हेल्प ले लेते हैं। आपको ऑप्शंस की हेल्प कैसे लेनी चाहिए देखते हैं। 75 की टेबल शायद आपको ना आती हो, कैलकुलेशन हैवी है, राइट, और 173 तो और बड़ा नंबर है। देखो कभी भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना होना, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 25 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 75 कैन बी रिटन एज 25 इंटू 3 इंटू 1.73। तो 25 को मैं लिख दूंगा 1/4, और वो डेफिनेटली 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 25 का क्या होता है, 100/4 लिख सकते हैं। तो डेसिमल्स और जीरोस को भूल जाओ, यहाँ पे आप कर लोगे 25 इंटू 3, तो 25 हो जाएगा 100/4, तो इसे अपॉन 4 कर लोगे, और 100 से कर लोगे तो 173 बाई 117 इंटू 3 इज 519/4, 4 इंटू 13 इज 52, 130 मीटर, ठीक है। एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। 75 इंटू 1.73 है, 75 से कितना ज्यादा आ रहा है, 45 ज्यादा आ रहा है, 50 ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 55 ज्यादा आ रहा है, और 60 ज्यादा आ रहा है। अब ये है कि यहाँ पे अगेन नॉलेज काम आएगी। 60/75 इज 80%, अगर पता है तो, ठीक है। तो ये मतलब 1.8 टाइम्स होता, तो ये तो ज्यादा हो गया, 1.73 करना है, ठीक है। 50/75 इज 2/3, इज 66.67%, ठीक है। वो कम हो गया, बीच में ये बचा। मुझे ये नहीं पता कि 1.73 टाइम्स है, बट ये पता है कि 1.66 टाइम्स आता 125, और 1.35 होता 1.8 टाइम्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो कैलकुलेशन है, जो लोग स्किप करके जाते हैं, वो बेसिकली कर लेनी चाहिए, क्वेश्चंस में काम आती है। ओके, सो फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स की भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें 4 वीडियोस हैं बस, कि वो देख लोगे, उससे काफी जगह हेल्प मिलेगी, और जब हम क्वेश्चंस कराते हैं वो आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। 3 couples are standing in a row. What is the probability that each couple is standing in pairs? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 3 कपल्स हैं, तो कपल 1, कपल 2, कपल 3 कितने वेज में खड़े हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में। क्योंकि 3 तरीके हैं, 3 चीजें हैं, 3 फैक्टोरियल। अब विद इन कपल ऐसे हो सकता है, या फिर वाइफ हस्बैंड ऐसे हो सकता है, 2 वेज है। इसके भी 2 वेज होंगे, इसके भी 2 वेज होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख सकते हैं। ये है नंबर ऑफ वेज, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा टोटल वेज। टोटल वेज ऑफ स्टैंडिंग कितने होंगे, हाउ मेनी पीपल आर देयर, 3 कपल्स मतलब 6 पीपल। There are 6 people, they can stand in 6 factorial. 6 into 8 upon 720 is 120, and 15 8 is 120, 1/5। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने एनमैट की सीरीज में भी किए थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। 60% of people like tea, 30% like coffee, 10% like both tea and coffee. What percentage of the people like neither of the items? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, ये मस्ट डू क्वेश्चन है। एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बनाने से अच्छा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जो चीज फॉर्मूले से बेटर डायग्राम से हो सकती है वो वैसे करनी। पहले क्या होता है, कभी भी ऐसा वेन डायग्राम बनाना जो बोथ वाला होता है वो सबसे पहले फिल, 10% बोथ में। अब क्या होता है, इसको आप कहीं पे देखते हो स्टैंडर्ड वो बना रहता है कि ये दिस यूनियन इंटरसेक्शन, ये सब नहीं करना। सिंपल क्या करना है, टी कॉफी बोथ है 10 है, बोथ 10 हो गए। 60% लाइक टी, तो टी टोटल 60 है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, टोटल सर्कल 60 का है। 30% लाइक कॉफी, तो 20 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितने लोग हो गए, 60 + 20 80 लोग, 80 हो गए।
तो नीदर वाले 20 हो जाएंगे। 20%। इजी क्वेश्चन था, इजी पिकिंग्स इन द एग्जाम। The cost price of 25 kg of rice is equal to the selling price of x kg of rice. The profit is 5%. What is the value of x? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे वैल्यू दी है 25 kg of rice is equal to selling price of x kg of rice. Profit is 5%. अब क्या करते हैं, अब इसको एक स्टैंडर्ड वे में देखते हैं और एक डायरेक्ट तरीका देखते हैं, दोनों देखते हैं। तो ये दिया है कि कॉस्ट प्राइस हमारा दिया 25 केजी का, सेलिंग प्राइस ऑफ x केजी ऑफ राइस। तो एक जो ट्रेडिशनल वे होता है जिसमें हम सॉल्व करते हैं वो ऐसे करते हैं कि देखो ट्रेडिशनल वे करेंगे, फिर डायरेक्ट भी देखेंगे कि इसको कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट दैट मेथड। तो इसमें हम मान लेते हैं सीपी ऑफ 1 केजी इज इक्वल टू 1 रुपीज मान के चलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 केजी कितना हो जाएगा, 25 रुपीज का हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस ऑफ x केजी, एसपी ऑफ x केजी इज 25। ठीक है, और इसमें कितना है, प्रॉफिट इज 5%। तो इज इक्वल टू 105% ऑफ सीपी ऑफ x केजी। तो सीपी ऑफ x केजी कितना निकल जाएगा, सीपी ऑफ x केजी निकल जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 105%, मतलब डिवाइडेड बाय 1.05। ठीक है, तो x केजी हमें निकालने की कितने x केजी है, राइट, हमने 1 लिया था, तो 25 बाय 1.05 निकालना। ठीक है, अब ये मतलब वो था कि 1 रख के करना है। अब थोड़ा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप सीधे समझ जाओगे, सो 25 को 1.05 से डिवाइड करना है। अब क्या होता है कि देखो अगर आप इतना सम नहीं बनाओगे, ये सोचो कि डिवाइड करना है। देखो फैक्टर क्या है, वन प्रॉफिट इज 5%, तो मतलब 105% बन रहा है हमारा। प्रॉफिट लॉस को परसेंटेज के टर्म्स में सीखो, 105% बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग होता है डिवाइड करना कि मल्टीप्लाई करना। मान लो ये हमने प्रॉपर लिखा तो हमें पता है कि ये निकालना है हमें, 25 डिवाइड बाय 1.05। ठीक है, अब ये है कि देखो अब इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। एक तरीका ये है, ये प्रॉपर है। एक है कि हमें 100 जैसे प्रॉफिट 5% दिख रहा है, दिमाग में आना चाहिए 105%। अब 105% मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, ये सोचना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 केजी है, सेलिंग प्राइस ऑफ x केजी। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 25 केजी का है और सेलिंग प्राइस कम का होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। अगर सेलिंग प्राइस कम वेट का होगा, क्योंकि वेट वेट कम ज्यादा होगा, प्राइस इक्वल है, प्राइस इक्वल है मतलब हम कम बेच रहे हैं, कम बेच रहे हैं उसी प्राइस पे। ज्यादा बेचेंगे तो फिर हमें लॉस हो जाएगा ना, उसी प्राइस पे हम ज्यादा बेच देंगे। इस तरह सोचो, लॉजिकली थिंक लॉजिकली। इफ वी सेल मोर एट द सेम प्राइस, प्राइस इज सेम, क्या यहाँ पे क्या है, प्राइस सेम है। इफ वी सेल मोर एट द सेम प्राइस वी विल हैव लॉस, सो वी हैव टू सेल लेस। तो सेल लेस करना है तो मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 25 से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, सो वी विल रिमूव इट। नाउ वी नोट वी हैव टू डू समथिंग विद 105, तो वी हैव टू डिवाइड बाय 105%। बेसिकली 25 बाय 1.05 हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि यहाँ पे लोग क्या करेंगे, देखो ये क्या कर रखा है, इसने माइनस कर रखा है 1.05, तो ये टिपिकली आंसर नहीं होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा दूर चला गया। तो ये कैलकुलेशन है, 25 बाय 105 है। कैलकुलेशन के अलग अलग तरीके बता देता हूँ। एक तरीका तो है, इसको आप 5 बाय 21 कर लो और 21 की टेबल से आप डिवाइड कर लो 500 को। ठीक है, डेसिमल जीरोस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बस नंबर्स पे दो। 21 टू 5 ही लिख दो, तो 21 इंटू 2। ठीक है, डेसिमल छोड़ते जाओ, 2 टाइम्स 42। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा 500 करना है, 5 करना है, 5 लिखो, 0 0 लगाते जाओ। ठीक है, डिजिट्स लिखो, 8 बचा 80, 3 टाइम्स 63, 17 170, 23.8 आंसर लिख गया, मार्क कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका वही जो मैंने कहा कि ये सब्ट्रैक्ट किया है, ये इससे थोड़ा सा कम होगा। एक दूसरा अप्रोच, अगर मान लो यहाँ पे 21 आ रहा है, कोई ऐसा नंबर होता है जिसकी टेबल आप नहीं फिगर आउट कर पाते, तो 25 बाय 105 करना है। मुझे पता है मैं 100 से इजीली डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो 100 से मैं
ये कितना रिड्यूस कर दिया मैंने, 5 रिड्यूस कर दिया, विच इज रफली 5% कम कर दिया। तो न्यूमरेटर को भी 5% कम कर लो, ठीक है। 25 इंटू 5 इज 125, 1.25 कम कर लो, 23.75 क्लोज बाय है, थोड़ा सा क्लोज बाय है, मतलब थोड़ा सा है लेकिन क्लोज बाय फिर भी है। सो दैट इज हाउ यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। तो वॉच दोस कैलकुलेशन टेक्निक्स वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन इजीली कैसे हो सकता है, ऐसे कैलकुलेशंस इजीली कैसे हो सकते हैं। Okay, so let's try this next question, which is on percentages. A number d is decreased by increased by 2d%. The result is 252. What is the result if the number is decreased by d%? Okay, so the thing is d is increased by 2d%. The result is 252. What is the result if the number is decreased by d%? अब इस क्वेश्चन को लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं टिपिकली इक्वेशन बना के। इक्वेशन कैसे बनेगी, द नंबर इज d इंक्रीज बाय 2d%, तो 100 प्लस 2d बाय 100 होगी, रिजल्ट इज 252। इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते रह जाओगे, ठीक है। मैं इसे इस तरह से नहीं कराता, मैंने अभी आपको क्या बताया था, एक चीज ये समझने वाली है, राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये दूसरी बार आ गया, दूसरे क्वेश्चन में आ गया, तो इन चीजों को ध्यान में रख के चलना। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत फटाफट कर सकते हो कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द पीपल विल से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटली डिफिकल्ट है अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आपकी इक्वेशन बनेगी, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, आप घबरा जाओगे, अटेम्प्ट नहीं करोगे, या फिर कोई है तो बहुत देर लगा देगा, एक क्वेश्चन में अटक जाएगा, ठीक है। स्नैप में आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मे बी अगर आप कैट में ऐसे क्वेश्चन करो तो आप कर तो लोगे पर बहुत टाइम लगाएंगे। अब इसे देखो किस तरह से देखना है, अगेन समझो कि अगर हम किसी नंबर को d%, 2d भूल जाओ, d% लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट आएगा, कैसे आएगा ये समझते हैं। लेट्स से मैं एक नंबर लेता हूँ 72, ठीक, एक नॉन राउंड ऑफ नंबर लेता हूँ। अगर मैं इंक्रीज बाय 2d% करता हूँ तो मतलब इसे 144% से इंक्रीज करूंगा, 144% से इंक्रीज करूंगा तो ये मेरा 244% बनेगा, ठीक है। 244% बनेगा तो ये बनेगा मेरा नंबर। अब देखो यहाँ पे 0 0 आ रहा है, ये मैं कहीं रिड्यूस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, तो मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा तो ये डेसिमल में नंबर आएगा। आप मुझे बताना कि आपको कोई ऐसे टीचर ऐसी बात बताता नहीं बताता, वो बस आपको ये बता रहा होगा। अगर मैं ये क्वेश्चन किसी और टीचर से को करवाते देखूंगा, वो बस आपको ऐसे करा होगा, ये बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ऐसे करो, नहीं, वो थॉट प्रोसेस नहीं है। वो अगर आप कर रहे हो तो वो तो स्कूल वाला मेथड हो गया ना, स्कूल में आपको कभी इंटेलिजेंट नहीं बनाया गया था, पता है, स्कूल में बहुत गलत तरीके, टाइम एंड वर्क तुम्हें याद होगा, फ्रैक्शन से कराते थे। अगर उस समय इतना इंटेलिजेंट बना दिया होता तो आज ये चीजें नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली अवर एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी ब्लेम्ड बिकॉज दे डू नॉट टीच स्मार्ट वेज टू डू थिंग्स। ये स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है बहुत ऑब्सोलीट होता है, तो वो मेथड से आपको ऊपर उठना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर क्रैक कर रहे हैं तो वो अप्रोच से आपको काफी ऊपर उठना है। तो ये आपको सोचना है कि ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, राउंड ऑफ नंबर। राउंड ऑफ नंबर क्यों होगा, अब आप सोचो, अगर मैं यहाँ पे लेटर से 130 लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें कितना इंक्रीज बनना चाहिए, 260% इंक्रीज बनना चाहिए। तो 130 का 260% बनेगा, ठीक है, 130 का 260 अपॉन 100 बनेगा। तो ये मुझे दिख रहा है एक इंटीजर वैल्यू बन रही है। तो अगर आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस आ गई है कि ये राउंड ऑफ नंबर है, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर ये चीज समझ में आ रही है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड रिकमेंड दिस, ठीक है। तो अगर कई लोग पूछते हैं ना कि बेस्ट टीचर क्वांट का कौन है, तो प्लीज डू रिकमेंड माय नेम यार। इतना सही आई डोंट थिंक कि आपको कहीं यूट्यूब पे मिला होगा किसी भी टीचर से। तो बहुत सारे लोग होते हैं टीचर्स पॉपुलर और अच्छा पढ़ाना, दैट्स अ टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। कई लोग पॉपुलर होते हैं, मे बी दे टीच बट दे वोंट टेल यू दोस टेक्निक्स व्हिच यू आर लर्निंग इन दिस वीडियो। डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये आपने आज तक किसी से, ये 2 क्वेश्चन में देख लिया हमने, ठीक है, किसी टीचर ने ऐसा नहीं बताया होगा कि आपको इस तरह से स्मार्ट वे में किया। सर थॉट प्रोसेस बिल्ड नहीं होती, आप एक मैकेनिकल वे में कर रहे हो, मशीन की तरह करे जा रहे हो, इंटेलिजेंस नहीं है वो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। इंटेलिजेंस बनाना है तो ये चीज समझो कि ये राउंड ऑफ नंबर है, समझ में आ गया, राउंड ऑफ नंबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे हिट एंड ट्रायल।
ठीक है, राउंड ऑफ का हमें समझ में आ गया। अब मैं लूंगा हिट एंड ट्रायल, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है कि काफी बड़ा नंबर आ रहा है, 252 बनाना है। तो सबसे पहले मैं 100 ले लेता हूँ, बहुत ईजी है मुझे 100 समझना। ठीक है, अगर मैं 100 ले लूंगा, 100 को 200% इंक्रीज करूंगा, तो मैं कह रहा हूँ 300 मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 100 में 200% इंक्रीज 300 आ जाएगी, और वैल्यू कितनी दी है 252। तो मतलब मुझे 100 तक नहीं जाना है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज निकालूंगा नहीं, 90 का 180 पर 280% निकालना है, मतलब 180% इंक्रीज करना है। ठीक है, और 80 में 160 करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंक्रीज करना है, तो मतलब 90 का 280% निकालना है, और ये करना है मुझे 80 का 260%। ठीक है, अगर थोड़ा सा, अगर आपने एक और चीज नोटिस की होगी, 252 टोटल इज 9, क्लिक कर जाएगा आपको सीधे इतना सारा इक्वेशन। ये इक्वेशन करने बैठ गए तो लाइक 5 मिनट तो बहुत, अगर फास्ट भी आपके हाथ चलते हैं ना तो भी 5 मिनट कहीं नहीं गए। अगर ये थॉट ये बिल्ड हो गया, ठीक है, प्लस आपने ये नोट कर लिया, तो आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हो, विच इज स्नैप स्पीड। ठीक है, और अगर डेफिनेटली मोस्ट पीपल विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, 99% ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज उन्हें ये थॉट नहीं आएगा, ये थॉट नहीं आएगा, और हिडन ट्रायल में भी ये थॉट नहीं आएगा। तो ये चीजें हैं कि आपको इंटेलिजेंस डेवलप करना होता है। ठीक है, तो लाइक दिस इज द केस, सो 28 इंटू 9 आपका 252 हो गया, तो मुझे पता है वो नंबर 90 है। व्हाट इज द रिजल्ट इफ द नंबर इज डिक्रीज बाय d%? तो 90 को हमें कितने से डिक्रीज करना है, 90% से डिक्रीज करना है, तो 90 का 10% हो गया, 90 का 10% आपका 9 आ गया। आंसर है नन ऑफ दीज। अगेन, इतना सब करने के बाद अगर आपका नन ऑफ दीज आता तो आप पैनिक कर जाते। तो एक चीज याद रखना कि स्नैप में नन ऑफ दीज आंसर्स होते हैं। ठीक है, हर साल होते हैं, क्योंकि सेम इंस्टीट्यूट बनवा रहा है पेपर्स, राइट। तो एक ट्रेंड होता है 3 से 4 क्वेश्चन हर साल मैं बताता हूँ। आप मेरे एनालिसिस वीडियो भी देखना, बच्चे उसमें कमेंट करते हैं हाँ सर आपने सही बताया था कि 9 आंसर्स थे। तो ये रहेगा। दूसरी चीज ये कि कैसे आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। सो आई होप यू एंजॉयड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं मॉड्यूलर स्पेस। अलजेब्रा वैसे कम आती है, पर एक दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अलजेब्रा से भी में। ओके, so how many real solutions does this equation have? X square minus 3x minus 3 times of mod x minus 2 minus 4 equal to 0। ठीक है, अच्छा, अब mod x minus 2 का मतलब है कि दो केसेस बनेंगे। अगर हम x को 2 से बड़ा या इक्वल लेंगे, ठीक है, और x को लेस देन 2 लेंगे। ठीक है, अगर हम x को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे, अगर मान लो 2 भी लेते हैं, तो दिस इज लाइक 0। ठीक है, तो सेम साइन रहेगा। और अगर हम x लेस देन 2 लेंगे, लेटर से हमने यहाँ पे 1 ले लिया, तो -1 हो गया, तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, सेम साइन रहेगा और साइन ऑपोजिट हो जाएगा। तो पहला केस लेते हैं, तो अगर हम x ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहे हैं तो सेम साइन यूज कर लो, -3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 -4 इक्वल टू 0। सेकेंड केस लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस कर लो। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाए, या फिर -3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स, बात एक ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे -2 माइनस एक्स लिख रहे हो वो बात एक ही है। ठीक है, सेम ही चीज आएगी। ये लिख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होगा आपको प्लस माइनस कैसे करना। एक्स स्क्वायर -3x, ये हो गया 3 × 2 6। ठीक है, -4 is 2, तो x-1 x-2 हो गया, तो x की वैल्यूज आ गई 1 और 2। ठीक है, हमने क्या, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने कहा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। x 1 रख के देखना, आपका आंसर 0 नहीं आएगा। ओके, अब नेक्स्ट सिनेरियो ये वाला, इसमें क्या ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -3x की जगह +3x हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा आपका -6 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो
x आपका आ गया -5 एंड 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं x शुड बी लेस देन 2, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो x इक्वल टू -5 हो जाएगा। हमारे पास दो सॉल्यूशंस। ठीक है, -5 और 2, और वैसे भी अगर आप 2 लोगे भी तो x इक्वल टू 2 यहाँ भी सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन हमारे पास होंगे 2 एंड -5। A ball is dropped from a height of 81 centimeter. After each bounce, it rises two-thirds of the previous height. What is the total distance traveled by the ball in the air by the time it strikes the ground for the fifth time? ठीक है, अब ये देखो इनफाइनाइट जीपी नहीं है, इसमें हमें फिफ्थ टाइम तक बताना है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसे मैनुअली कर लो क्योंकि 5 ही पूछा है, अगर बहुत ज्यादा पूछा होता तो इसे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता। 81 से किया तो ये 81 नीचे चला गया। ठीक है, फिर अप एंड डाउन जाएगा, कितना जाएगा, टू थर्ड्स बनेगा, तो 81 इंटू 2/3, 27 इंटू 2 54। ठीक है, फिर ऊपर नीचे जाएगा, ग्राउंड फॉर द फिफ्थ टाइम, ये फर्स्ट टाइम था, सेकंड था, 52 इंटू 2 54 इंटू 2 इज 108, 36 बनेगा। फिर अप एंड डाउन, सॉरी पहले डाउन जाएगा फिर अप आएगा, नहीं पहले अप जाएगा फिर डाउन जाएगा, इंटू 2/3, तो आपका हो जाएगा 72 24। ठीक है, ये आपका फोर्थ टाइम हो गया, या आपका 16। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ये मिस्टेक कर देंगे, वन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 90, 90 प्लस 105 195 211। ठीक है, ऑब्वियस आंसर है कि आप ये लिखोगे, बट 54 ये अप गया फिर ये डाउन गया। ठीक है, 36 अप आया फिर डाउन गया, 24 अप आया फिर डाउन गया, तो इन सबको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये ध्यान देना है कि ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि ये अप एंड डाउन दोनों साइड मोशन, ये 81 तो ऊपर से नीचे गिरा, एक ही साइड का डायरेक्शन है। ठीक है, डॉलर फ्रॉम हाइट, so that is only one time but rest of the movement is 2 times, तो ये 16 भी पहले अप जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, सो इसे ऐड कर लेते हैं, 90, 90 प्लस 40 130 इंटू 2 260 प्लस 81 341 सेंटीमीटर, that is the answer. A vessel contains a mixture of milk and water in a 3:1 ratio. If 32 liters of the mixture are removed and replaced with water, this process is repeated a second time. The final ratio of milk to water becomes 1:2. What is the initial quantity of the mixture? ठीक है, अब इसे लोग वेरिएबल लेके करते हैं, 3x 1x, फिर 32 रिमूव करते हैं, फिर 32 ऐड करते हैं, ऐसे सब करते हैं। देखो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जो लिक्विड रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू टोटल, कौन सा लिक्विड ले रहे हैं, जिसे रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं, 32 लीटर्स रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद वाटर, तो हम मिल्क को रिप्लेस। ठीक है, ठीक है, मिल्क को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मिल्क का पोर्शन लेंगे, वाटर नहीं लेते हैं। ये ध्यान रखना कि किसे लेते हैं, जिसे हम रिप्लेस कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं ना, तो मिल्क कम हो रहा है, तो लिक्विड रिप्लेस्ड अपॉन टोटल। ठीक है, इसका क्या होता है, जो इनिशियल रेशियो होता है, इनिशियल रेशियो इनटू 1 माइनस जो भी आप जितने क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है, जितना आप लेट अस से x अपॉन y, ठीक है, रेज टू द पावर n। x क्या है, x जो है जितना आप रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेस क्वांटिटी अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल है, ठीक है, ये हमारा फाइनल रेशियो आएगा। इनिशियल रेशियो को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेज टू द पावर n, फाइनल रेशियो आ जाएगा। फॉर्मूले में रखते हैं, इनिशियल रेशियो क्या है, मिल्क एंड वाटर 3:1 है, तो लिक्विड मिल्क है अपॉन टोटल लेंगे। ठीक है, इनटू 1 माइनस 32 लीटर्स हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी है,
हमें नहीं पता, इनिशियल क्वांटिटी तो पूछी है ना, लेट अस से इट इज x और n लीटर्स हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको कितनी बार किया हमने, सेकेंड टाइम किया तो 2 बार हो गया। और फाइनल रेशियो क्या है, मिल्क टू वाटर। रिमेंबर अभी मैंने क्या बताया था, ये रेशियो किसका होता है, आपको क्वेश्चन में 2 लिक्विड्स का रेशियो दिया होगा, आपको निकालना है टोटल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मिल्क कितना बचा, मिल्क टू वाटर है 1:2, तो मिल्क 1 पार्ट है, वाटर 2 पार्ट्स है, टोटल 3 पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये आपको कर लेना है, आपको n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 1 - 32/n का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका 1/3 इंटू 4/3, यानी कि 4/9, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लोगे, 1 - 32/n आ जाएगा आपका 2/3, 32/n आ जाएगा आपका 1/3, और n आ जाएगा आपका 96, आ गया 96, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका तरीका होता है, डायरेक्ट वे होता है, सीधे फॉर्मूला रखो, इनिशियल 1 माइनस जितनी क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम रेज टू द पावर n, वो फाइनल मिल जाएगा, ठीक है। इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो, किसका रेशियो लेना है, लिक्विड जिससे रिप्लेस कर रहे हो, वाटर का नहीं लोगे, क्योंकि हम वाटर डाल रहे हैं तो मिल्क कम हो रहा है, जो चीज रिड्यूस हो रही है अपॉन टोटल लिक्विड, ठीक है। टोटल लिक्विड या सोल्यूशन जो भी है, तो टोटल से निकालना है, तो यहाँ पे 1/3/4 लोगे और यहाँ पे 1/3 लोगे, तो ये तरीका है इसे सॉल्व करने का। All right, let's see a question based on geometry. It says that in the given figure, AD is a common tangent. ठीक है, AD tangent है, 2 सर्कल्स हैं, AB is equal to 2. We need to find AE is 3, EF is 5. We need to find the value of x. ठीक है, x निकालना। अब देखो इसे कैसे करते हैं, पहले हम ये वाला सर्कल देखते हैं, ठीक है, भूल जाओ। ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और एक ये सीकेंट है। तो टेंजेंट और सीकेंट का थ्योरम कहता है कि अगर मान लो एक टेंजेंट बन रही है और एक सीकेंट ऐसे जा रही है, लेट अस से दिस इज पी क्यू आर एस, तो पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर इंटू पी एस। बेसिकली क्या करना है, इस पॉइंट से लेके, कॉमन पॉइंट से लेके वन एंड टू अनदर एंड, आर एस मत लेना, ठीक है, कुछ लोग यही करते हैं, यहाँ पे आर एस ले लेते, तो ये हमारा थ्योरम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, ए डी स्क्वायर will be equal to AB into AC, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको कंसिडर करते हैं दूसरे सर्कल में, तो ये टेंजेंट है और ये सी, तो AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AE इंटू AF, आपका आंसर निकाल लेगा, ठीक है। अब आप वैल्यूज रख दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। AB is 2, AC is given as C, X we need to find, ठीक है, तो X मत रखना, X+2 रखें। AE is 3 and AF is 3 into 5, 3 plus 5 is 8, तो x+2 आ जाएगा आपका 12, x will be equal to 10 whatever units, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज कवर ज्योमेट्री ऑल्सो, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमने इस क्लास में सभी वेराइटीज देखी, हमने मॉडर्न मैथ भी देखा, हमने अलजेब्रा भी देखी, अरिथमेटिक भी देखी, ज्योमेट्री भी देखी, और नंबर्स के भी हमने क्वेश्चंस देखे, राइट। सो स्नैप इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस ऑल मॉड्यूल्स, तो आप छोड़ के जाओगे तो आपका नुकसान है, जितना कवर करोगे उतना फायदा है, ठीक है। लोग पूछते रहते हैं ये छोड़ दें, देखो आप क्यों छोड़ रहे हो सिलेबस, व्हाई आर यू शाइंग अवे फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो अगर ढंग से प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। So we have started one daily targets for Snap on our WhatsApp community, जिसमें आपको डेली 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, स्नैप स्पेसिफिक, फटाफट 15-20 मिनट्स में आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, सो दैट इट कीप्स यू अपडेटेड विद द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू गेट इन स्नैप, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन ज्वाइन इट। अगर आप को लिंक से एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो मैसेजेस ऑन दिस नंबर, तो वी विल ऐड यू टू द कम्युनिटी, और वहाँ पे आप डेली टारगेट सॉल्व कर सकते हो।
और अगर आप स्नैप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप सीरियसली देना चाहते हो, क्योंकि मॉक्स आप जितने ज्यादा दोगे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। स्पीड बेस्ड पेपर है, राइट? 1 घंटे का है, फटाफट मॉक 1 घंटे में हो जाता है। आप एक दिन में 2 से 3 मॉक भी दे सकते हो, राइट? और 20 मॉक्स वी हैव विच आर गुड इनफ प्रैक्टिस मटेरियल फॉर दिस, so you can check them out and the link is given in the description of this video. And if you are preparing for multiple examinations, or we have mocks for all these exams, ठीक है, जो आपको और जगह नहीं मिलते हैं, कि क्या होता है कि आपको अलग अलग जगह के देखने, अगर आपने हमारा कंटेंट देखा हुआ है तो आपने देखा होगा कि हमारा कंटेंट काफी टू द पॉइंट रहता है, हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट होता है। सो यू कैन चेक देम आउट, यू कैन गेट द मॉक्स फॉर ऑल दीज एट अ कंबाइंड प्राइस विच इज मच लोअर देन द इंडिविजुअल कॉस्ट। ठीक है, तो आपके लिए 3 क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताना। एक नंबर से है, एक ज्योमेट्री से है, परसेंटेज से। पहला वाला तो हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व ही किया था। सो डू लेट ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, और डू लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, आपने क्या चीज इसमें नहीं सीखी। तो प्लीज डू कमेंट। वी विल बी कवरिंग 300 क्वेश्चंस इन दिस सीरीज, कवरिंग ऑल 3 सेक्शंस जो स्नैप रिलेवेंट है विथ टिप्स एंड ट्रिक्स, सो दैट यू फाइंड इट मच बेटर। तो अभी तक आपने जहां से भी पढ़ा है, आपको कुछ ऐसे मेथड्स सीखने को मिलेंगे जिससे आप मच बेटर वे में प्रिपेयर कर सकते हो। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Watch this video, try to solve the questions, learn something new, and wait for the upcoming videos which will help you in your snap preparation.